हेलो डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल, जहाँ पे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उन बच्चों के लिए जो जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट और बोर्ड्स इन सब के एस्पिरेंट्स हैं। और इस सीरीज़ में हमारा मेन एम क्या होगा? हमारा मेन एम ये होगा टू कवर ऑल फ्रॉम द बेसिक टू द एडवांस लेवल। हम इसमें इस कोर्स में पूरा जो कि बेसिक से एडवांस तक होता है सब करेंगे। हम इसमें क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस करेंगे, सब करेंगे हम इसमें। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विल बी गिवन इन फॉर्म ऑफ पीडीएफ इन डिस्क्रिप्शन। आपको सारी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाया करेंगी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, और आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे कुछ जिसको आपको सॉल्व करना होगा। उनकी सेपरेट वीडियोस होंगी और उनके आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। प्लस आप कमेंट सेक्शन में डाउट्स भी पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप डाउट्स भी पूछ सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो हमने पहला टॉपिक जो मेरे को लगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करना चाहिए वो है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में सबसे पहला टॉपिक आता है एल्केन्स। तो बेसिकली व्हाट इज एल्केन? एल्केन की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? वो एलिफेटिक। हाइड्रोकार्बन्स दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, या तो एलिफेटिक होते हैं या तो एरोमेटिक होते हैं। एलिफेटिक को हम बोलते हैं नॉन एरोमेटिक। एलिफेटिक इज ऑल्सो नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक वो कंपाउंड्स होते हैं जो रेजोनेंस शो करते हैं, हकल्स रूल को फॉलो करते हैं। रेजोनेंस और हकल्स रूल हम आगे की वीडियोस में ले लेंगे। एलिफेटिक समझ लेते हैं। जितने भी ओपन चेन कंपाउंड्स होंगे वो अपने एलिफेटिक की कैटेगरी में आ रहे होंगे। साइक्लिक कंपाउंड्स भी एलिफेटिक होंगे, बट कंडीशन है कि वो हकल्स रूल फॉलो ना कर रहे हो और पाई कॉन्जुगेशन जो हो रहा है वो हकल्स रूल के अकॉर्डिंग ना हो रहा हो। सेकेंडली हम बात कर लेते हैं एल्केन क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड होते हैं। अनसैचुरेटेड मतलब नो पाई बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं सिर्फ उनमें। पैराफिन्स, एल्केन्स आर पैराफिन्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पैराफिन्स का मतलब होता है लेस रिएक्टिविटी। एल्केन्स शो लेस रिएक्टिविटी। लेस रिएक्टिविटी का मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो एल्केन्स होते हैं ना तो वो कॉन्सेंट्रेटेड HCl से रिएक्ट करते हैं, ना वो कॉन्सेंट्रेटेड HCl से रिएक्ट करते हैं, ना वो डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट करेंगे, ना वो कॉस्टिक सोडा से रिएक्ट करेंगे, ना वो K2Cr2O7। मतलब ये अनरिएक्टिव टाइप के होते हैं एक तरीके से। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, जिसमें n की वैल्यू 1 से वेरी करती है। और सबसे छोटा एल्केन आपको पता ही है मिथेन होता है, जिसका फॉर्मूला CH4 होता है, ये आप सब जानते ही हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन का, और टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री होती है। ये आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए। उसके बाद अपन एल्केन्स की प्रिपरेशंस पे बात कर लेते हैं। प्रिपरेशंस ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मैनी वेज एंड द बेसिक जो चीज़ होती है एल्कीन्स और एल्काइंस। हाइड्रोकार्बन्स बहुत तरीके के होते हैं, जिसमें एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, फिर हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, बहुत कुछ आता है। एल्कीन्स जिसमें डबल बॉन्ड हो, एल्काइंस जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो। तो एल्कीन का हाइड्रोजनेशन अगर कर दिया जाए तो हमें एल्केन मिल जाता है। एल्कीन है, ये हाइड्रोजनेशन करेंगे अपन। हाइड्रोजनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। H2 इस पर अटैक करता है। इसकी मैकेनिज्म होती है, मैकेनिज्म हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, और जिसको मैकेनिज्म चाहिए हो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम इसकी मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म हम जब भी डिस्कस करेंगे जब हम वो वाला टॉपिक कर रहे होंगे सिस और ट्रांस वाला, क्योंकि इसमें सिस और ट्रांस का रोल होता है और बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं एडवांस में। H2 का एडिशन इस वाले एल्कीन पे अपन को एल्केन दे देगा। ये डबल बॉन्ड वेनिश हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और बस सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो ये एल्केन बन जाता है। सिमिलरली एल्काइन के साथ 2 मोल हाइड्रोजन लगेंगे और एल्केन बन जाता है। ये मोल का ध्यान आपको फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत रखना होता है कि कितने मोल लग रहे हैं, क्योंकि और ऑर्गेनिक से लिंक करके भी क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। ऑर्गेनिक और फिजिकल दोनों को लिंक करके बना देते हैं वो क्वेश्चन। हाँ, तो
हम बात करेंगे कैटलिस्ट। इस रिएक्शन में कैटलिस्ट कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। इस रिएक्शन में आप निकल 200 टू 300 डिग्री सी पे ले सकते हैं। यहाँ पे कैटलिस्ट लिखना होता है इसके ऊपर, यहाँ पे कैटलिस्ट लगता है। तो कैटलिस्ट क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है, और प्रमोटर क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन, जो कैटलिस्ट की रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है। ठीक है, तो प्लेटिनम और पैलेडियम भी ले सकते हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। रैनी निकल एट रूम टेम्परेचर, ये भी ले सकते हैं अपन। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी कि मीथेन इस मेथड से नहीं बनाया जा सकता। मीथेन इस मेथड से नहीं बनाया जा सकता। मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। विच मेथड? हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन से आप मीथेन नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते आप हाइड्रोजनेशन से मीथेन? क्योंकि मीथेन में मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। तो CH4 इसका CH4 का हायर एल्केन अपन के पास है ही नहीं है। हायर एल्कीन अपने पास है ही नहीं है। एल्कीन, क्योंकि एल्कीन के लिए आपको डबल बॉन्ड चाहिए, डबल बॉन्ड के लिए आपको 2 कार्बन चाहिए। तो 2 कार्बन जब है ही नहीं तो आप मीथेन इससे बना ही नहीं सकते। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। सेकेंड मेथड टू प्रिपेयर alkanes is reduction of alkyl halides। तो इसका मतलब क्या होता है, RX क्या होता है, एक एल्काइल हैलाइड है। RX X कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इस पे रिडक्शन किया, किसका रिडक्शन किया? X जो था एल्काइल हैलाइड था ना, एल्काइल हैलाइड X था। X की जगह आप देखो, X की जगह हट के यहाँ पे आ गया है H। X की जगह H आ गया है, और H यहाँ पे रिड्यूस होके कहाँ चला गया है? X के साथ, HX बन गया है। ये रिएक्शन हमारी नेसेंट हाइड्रोजन के प्रेजेंस में होती है, और नेसेंट हाइड्रोजन बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। नेसेंट हाइड्रोजन इस X को रिड्यूस करके एल्केन बना देगा, और HX अपना साइड प्रोडक्ट बन जाएगा। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन विच इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इनफैक्ट इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्वेश्चन में पेपर में कंफ्यूज करने के लिए आपको ये सब कैटलिस्ट दिए जा सकते हैं। जिंक प्लस HCl, जिंक प्लस CS3CuH, जिंक कपल, जिंक कॉपर कपल इन C2H5OH इथेनॉल, रेड P प्लस HiAlHG इथेनॉल। ये सब कैटलिस्ट है जो नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं, और इससे हमारी रिएक्शन और तेज हो जाती है। कौन सी वाली रिएक्शन? रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। ऑल्टरनेटिव, अच्छा इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? मतलब अगर ये कैटलिस्ट ना हो तो अपन इन 3 कैटलिस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो H2PD, LiLH4, H2Ni। रिडक्शन में जब हम रिडक्शन वाले चैप्टर को डील कर रहे होंगे, हम इन तीनों को सेपरेटली डील करेंगे। बट अभी के लिए आपको एल्केन बनाने के लिए आपको याद करना होगा कि H2PD, LiLH4, H2 निकल, ये तीनों अपने एल्काइल हैलाइड को सीधे एल्केन में कन्वर्ट करते हैं। वुड्स रिएक्शन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फ्रॉम योर बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, JEE मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, आइदर इट्स नीट और इट्स JEE एडवांस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसमें भी एल्काइल हैलाइड का यूज़ होता है, सोडियम मेटल का यूज़ होता है, और एक और एल्काइल हैलाइड का यूज़ होता है, सिमिलर एल्काइल हैलाइड। अपन को क्या मिला? RR, इट्स सिमेट्रिकल एल्केन। सिमेट्रिकल एल्केन बन गया, और NaX साइड प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन के मेन पॉइंट्स क्या है? रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। अगर हमने वेट ईथर ले लिया तो एल्केन नहीं बनेगा, उसकी जगह अपना इथेनॉल बन जाएगा, मतलब एल्कोहल बन जाएगा एक तरीके से अपना, लेकिन एल्केन तो नहीं बनेगा। इफ ईथर इज वेट देन वी विल गेट एल्कोहल इंस्टेड ऑफ एल्केन। हाँ, सेकंड पॉइंट देखिए, वही आ गया। मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। एक और मेथड है जिससे मीथेन नहीं बनाया जा सकता। किससे? वुड्स रिएक्शन से। क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि यहाँ पे भी R है और यहाँ पे भी R है। जो भी बनेगा इसमें मिनिमम 2 कार्बन तो होंगे ही। डज नॉट टेक्स प्लेस विद टर्साइल
टर्शरी एल्काइल हैलाइड, डज नॉट टेक प्लेस विद टर्शरी एल्काइल हैलाइड। टर्शरी एल्काइल हैलाइड के साथ ये रिएक्शन नहीं हो सकती। टर्शरी मतलब एक कार्बन पे 3 जगह से और R ग्रुप जुड़े हों, उसके साथ ये रिएक्शन नहीं हो सकती। यहाँ पे कुछ X जुड़ा होगा, ये होती है टर्शरी एल्काइल हैलाइड, इसके साथ ये रिएक्शन नहीं हो सकती। ओनली यूजफुल टू प्रिपेयर सिमेट्रिकल एल्केन्स इफ अनसिमेट्रिकल एल्केन्स आर प्रोड्यूस, मिक्सचर ऑफ एल्केन्स आर फॉर्म्ड। हाँ, तो इसका मतलब क्या है? तो हम पहले इस रिएक्शन की मैकेनिज्म देख लेते हैं। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म देख लेते हैं। सॉरी, ये तो डीकार्बोक्सिलेशन की है। ये वुड्स रिएक्शन की मैकेनिज्म है। इसमें क्या होता है, जो एक्टिव मेटल होता है Na, पहले ये ब्रेक होता है Na+ और E- में, E इलेक्ट्रॉन है। Na आपको पता है बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो हल्के वाले इलेक्ट्रॉन दे देता है। उसके बाद Rx, ये Rx और इलेक्ट्रॉन मिलके R फ्री रेडिकल जनरेट कर देते हैं और एक X एनायन, X- एनायन जनरेट कर देते हैं। तो ये बीच से टूट जाता है ये बॉन्ड, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन R के पास आ जाता है और एक X के पास आ जाता है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी X के पास चला जाता है। तो ये बन जाता है इस तरीके से एनायन, और यहाँ पे R फ्री रेडिकल, 2 R फ्री रेडिकल मिलके एल्केन बना देते हैं। लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली यूजफुल टू प्रिपेयर सिमेट्रिकल एल्केन्स। If unsymmetrical alkanes are prepared, mixture of alkanes are formed। इसका मतलब क्या है? सिमेट्रिकल alkanes का मतलब क्या है? अगर मतलब अगर अपन 2 सेम एल्काइल हैलाइड लेंगे तब अपने पास RR बनेगा। लेकिन अगर अपन ने ऐसा किया कि RX ले लिया यहाँ पे और इस वाले को अपन ने ले लिया R-X, कुछ भी है, मैं मान लेता हूँ कि इसमें 4 कार्बन एटम्स हैं और इस वाले में 5 कार्बन एटम्स हैं, तो अपने नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे? अपने नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स इस तरीके से अपने नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स 3 हो जाएंगे। एक तो क्या होगा, जो RX है वो RX से ही रिएक्ट करके RR बना देगा, फिर R-X है वो R-X से रिएक्ट करके R' बना देगा। तो दूसरा प्रोडक्ट अपना क्या हो जाएगा? R', और तीसरा प्रोडक्ट क्या होगा? R' और R। तो तीसरा प्रोडक्ट अपना हो जाएगा यहाँ पे R और R'। तो क्या हुआ, जब हमने 2 अलग अलग एल्काइल हैलाइड लिए, हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स आ गए। तो अगर हम अनसिमेट्रिकल बनाने जाएंगे, जैसे ये हमने अनसिमेट्रिकल बनाने गए थे हम R' तो हमारे पास 2 और प्रोडक्ट आ गए थे, एक RX आ गया था और एक R' आ गया था। तो इट्स नॉट अ गुड मेथड। हम किसी और मेथड से बना सकते हैं अनसिमेट्रिकल एल्केन्स। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन देख लेते हैं आगे। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन RCOONA plus NaOH RH gives us RH plus Na2CO3. Reaction takes place in presence of heat and CaO. Quicklime. Alkane formed always contain 1 carbon less than the original acid. Very important. Alkane formed always contain 1 carbon less than the original acid. Important है ये पॉइंट। आप अगर देखेंगे RCONA और RH, इसमें एक कार्बन कम होगा क्योंकि जो CO2 है ये अपना लिबरेट कर गया और ये अपना इसके साथ रिएक्ट करके इसने Na2CO3 बना लिया। इसकी मैकेनिज्म अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। एक आपको ये पॉइंट याद रखना है कि डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम फॉर्मेट गिव्स हाइड्रोजन। व्हाट इज सोडियम फॉर्मेट? HCONA, मतलब R को आपने रिप्लेस कर दो ऊपर H से, तो दिस इज सोडियम फॉर्मेट HCOONA। आप ऊपर भी देख सकते हैं, यहाँ पे आप R को H से अगर रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पे आपको H2 लिबरेट होती हुई दिख जाएगी। तो डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम फॉर्मेट गिव्स H2 हाइड्रोजन। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स
इसी रिएक्शन के क्या है, इफ इन अ कंपाउंड 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स आर प्रेजेंट एंड दे आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम, देन ऑल्सो डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स टेक्स प्लेस सिंपली ऑन हीटिंग। यह आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद रखिएगा। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके ये काम आएगा कि अगर यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम है, यहाँ पे कुछ R जुड़ा हुआ है, कभी भी एक कार्बन से, ये R एल्काइल ये कोई ग्रुप है R, यहाँ पे COH जुड़ा हुआ है, COH जुड़ा हुआ है यहाँ पे, और एक और COH जुड़ा हुआ है। तो जब भी हम इसे हीट करेंगे, जब भी ऐसा कुछ बात होगी कि एक कार्बन पे 2 COH जुड़े होंगे, तो हम अगर हीट करेंगे तो एक ये लिबरेट कर जाएगा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिबरेट कर जाएगा, और हमारा आंसर आ जाएगा सिंपली एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप को लिबरेट करा देना, और हमारा आंसर आ जाएगा ये एक COOH ग्रुप बच जाएगा, और यहाँ पे एक H आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। और पॉइंट याद रखिएगा, डीकार्बोक्सिलेशन टेक्स प्लेस वाया कार्बन एनायन इंटरमीडिएट। कार्बन एनायन इंटरमीडिएट के थ्रू ये डीकार्बोक्सिलेशन टेक्स प्लेस करती है। तो कार्बन एनायन इंटरमीडिएट हम अभी इसकी मैकेनिज्म में देखेंगे क्या होता है। रिएक्टिविटी ऑफ एसिड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन। बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब अभी हम मैकेनिज्म में देखने वाले हैं। ये पॉइंट्स आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, ये पॉइंट्स आपको कोई नहीं बताने वाला। प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप -I इन द हाइड्रोकार्बन इंक्रीजिंग द रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। ये सब रेट बढ़ाते हैं। ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, इन सब पे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं जेई मेंस में, एडवांस में, नीट में। बीटा कीटो एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट। बीटा कीटो एसिड्स आर डीकार्बोक्सिलेटेड रेडिली सिंपली ऑन हीटिंग। सोडा लाइम इज नॉट रिक्वायर्ड। सोडा लाइम वैसे तो रिक्वायर्ड होता है NaOH प्लस CaO का मिक्सर इन प्रेजेंस ऑफ हीट, अपन को मिलता है सिंपली ऑन हीटिंग प्लस CaO, लेकिन इसमें सोडा लाइम की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती अगर बीटा कीटो एसिड होता है। तो हम पहले इसकी मैकेनिज्म देख ली जाए। तो इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं डीकार्बोक्सिलेशन की। इसमें क्या होता है, ये अपना CH3CONA, इसे अपना OH माइनस, NaOH से आया है OH माइनस, ये OH माइनस यहाँ पे बैक साइड अटैक करते हैं, और यहाँ पे ये वाला बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड है C डबल बॉन्ड हो, ये खुल जाता है, O पे नेगेटिव चार्ज चला जाता है। सेकेंडली क्या होता है, जो O माइनस पे नेगेटिव चार्ज आया है वो अटैक करता है कार्बन पे अटैक करता है, और यहाँ पे CH3 माइनस इसका लिबरेशन हो जाता है, और यहाँ पे एक ये एसिडिक H जनरेट हो जाता है OH, यहाँ पे एसिडिक H एंड CH3 माइनस, इट्स एक्टिंग लाइक अ बेस। सो एसिड बेस रिएक्शन होती है, CH4 प्रोडक्ट बन जाता है, और अपना CH3CO माइनस साइड प्रोडक्ट, और ये Na के साथ रिएक्ट करके अपना एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड Na2CO3 बना देता है। तो बेसिक चीज़ अपनी देखने वाली क्या है इस रिएक्शन में, देखने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे अपना CH3 माइनस जनरेट हुआ। हमने पढ़ा था कि स्टेबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ हमारा जो भी रेट ऑफ रिएक्शन होगा डीकार्बोक्सिलेशन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि CH3 माइनस कितना ज़्यादा स्टेबल है। तो अपन नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी चेक करेंगे इस हाइड्रोकार्बन पे, और उससे अगर हमसे कुछ क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछा जाएगा, स्टेबिलिटी से रिलेटेड या फिर रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड, तो हम इस वाले स्टेप पे आके चेक करेंगे। डीकार्बोक्सिलेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे चेक करेंगे, कार्बन एनायन से, क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन में अपना कार्बन एनायन इंटरमीडिएट बनता है, और उसी की स्टेबिलिटी अपनी रेट डिफाइन करेगी। कैसे? प्रोपोर्शनल होती है। रेट of decarboxylation reaction is directly proportional to the stability of the carbon anion formed. Cole-based process. This is one of the most important reaction for the preparation of alkanes. ये 11th NCERT में भी है। RCONA
जो हमने सिंपली यूज़ किया था अपना डी कार्बोक्सिलेशन में, वही सेम चीज़ है, RCONA हमें फिर से यूज़ करना है। ये सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, RCONA, इट्स अ सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इट्स अ सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सिंपली। तो क्या होता है, RCONA H2O के साथ रिएक्ट करके RrCO2 NaOH H2, ये इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन है। तो हमें ये याद होना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट कैथोड पे और कौन सा प्रोडक्ट एनोड पे रिलीज होगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, इट्स अ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, उसी का सॉल्ट है, हमने इस पर बात कर ली है। इसका इलेक्ट्रोलिसिस कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जिसमें रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें कौन सा इंटरमीडिएट बनता है कोलबे में, ये याद रखना है। इसमें अपना एक रेडिकल बनता है, कौन सा रेडिकल बनेगा इसमें, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें R फ्री रेडिकल जनरेट होता है, R फ्री रेडिकल जनरेट होता है, R फ्री रेडिकल, दैट R फ्री रेडिकल react with another R free radical to form RR, just like in case of Wurtz reaction we get a free radical R dot, in this we will again get R dot. Methane cannot be prepared by this method. सो आप एक चीज़ देखिए, मिथेन अभी अपन 3 मेथड से बता चुके हैं कि मिथेन प्रिपेयर नहीं हो सकता। सबसे पहले मिथेन अपना किससे प्रिपेयर नहीं हो सकता, अपना मिथेन हाइड्रोजनेशन से मिथेन प्रिपेयर नहीं हो सकता। सेकंड अपना मिथेन किससे प्रिपेयर नहीं हो सकता है, सेकंड अपना मिथेन डी कार्बोक्सिलेशन से मिथेन प्रिपेयर कर सकते हो क्या आप, सोचो। आप क्या डी कार्बोक्सिलेशन से मिथेन प्रिपेयर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो आप। कैसे कर सकते हो, अगर आपके पास कंपाउंड हो CH3COOH CONA, अगर यहाँ पे CH3 रख दिया जाए R की जगह, तो आपका मिथेन प्रिपेयर हो गया। आप वुड्स रिएक्शन से मिथेन प्रिपेयर नहीं कर सकते हो सेकेंडली, आप वुड्स रिएक्शन से मिथेन प्रिपेयर नहीं कर सकते हो सेकेंडली। और थर्ड अपना क्या आ गया, आप कोलबे से भी मिथेन प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। आपको अगर क्वेश्चन दे दिया जाए जेई मेंस में कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर अ मिथेन, तो आपके 3 ऑप्शन ये दे दिए जाएँ, कोलबे चार ऑप्शन ये दे दिए हैं, कोलबे, डी कार्बोक्सिलेशन, वुड्स, हाइड्रोजनेशन। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा उसमें, डी कार्बोक्सिलेशन, जिससे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। हाँ, तो अब मेन पॉइंट क्या है, ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि मिथेन किससे प्रिपेयर नहीं हो रहा। हाँ, एक और छोटी चीज़ है, एनोड पे एल्केन और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। एनोड मतलब एनोड पे एल्केन और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही होगी, और ये चीज़ याद रखनी है, कार्बन डाइऑक्साइड और ये एनोड पे रिलीज़ हो रही होगी। और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन किस पे रिलीज़ हो रही होगी, अपनी कैथोड पे रिलीज़ हो रही होगी। प्रेजेंस ऑफ एल्काइल ग्रुप्स इन अल्फा पोजीशन डिक्रीजेज द यील्ड ऑफ एल्केन्स, presence of alkyl group at alpha position decreases the yield of alkanes. What is alpha beta gamma positions? Suppose you should know, I suppose you should know, but I will tell you. कोई भी एक कंपाउंड होता है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C, उसके बाद यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगाया है, मैं ग्रुप को X बोल रहा हूँ, यहाँ पे X अपना कुछ भी हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है। उस X के रिस्पेक्ट में ये वाला जो फर्स्ट कार्बन जो अटैच होगा वो अल्फ़ा होगा, और उस कार्बन से जो सेकंड वाला अटैच होगा, कुछ भी कार्बन जैसे कुछ भी है यहाँ पे, तो बीटा होगा, एंड सो ऑन। पहला X से जो पहला कार्बन अटैच होगा वो अल्फ़ा, उस कार्बन से जो दूसरा वाला कार्बन अटैच होगा वो बीटा, और फिर उस बीटा वाले कार्बन से जो और अटैच होंगे वो गामा, ऐसे करते करते चेंज चलती है। तो प्रेजेंस ऑफ एल्काइल ग्रुप एट अल्फ़ा डिक्रीजेज द यील्ड ऑफ एल्केन। क्यों? क्योंकि बल्कीनेस भी आ जाती है। बल्कीनेस के कारण 2 फ्री रेडिकल का मिलना बहुत स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है। हाँ, लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम अपने चैप्टर के, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी है, और ये आगे इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट दैट रिड्यूसेस, सॉरी इट्स नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट बट इट इज स्ट्रॉन्गर
इट इज़ सो स्ट्रॉन्गर दैट इट रिड्यूसेस एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली इनटू एल्केन्स. टू कन्वर्ट alcohols, aldehyde, ketone and carboxylic acid directly into alkanes is not an easy task. रेड पी प्लस एच आई का एक फ़ायदा होता है कि डायरेक्टली अपन को एल्केन में कन्वर्ट करके देता है, और ये याद कर लो जो ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आने वाला है. थैंक यू गाइस, आज के लिए इतने ही. हमने प्रिपरेशन पढ़ लिया और थैंक यू गाइस. इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है. हमने प्रिपरेशन कर लिया एल्केन की. हम आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और फर्दर एल्केन्स में जो भी पार्ट है वो हम कवर करेंगे.